तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ेनोसामा के पैलेस पर बुलाई गई मीटिंग में आखिर क्या होता है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वादोस को उसके स्टाफ पे एकदम से एक मीटिंग का इन्वाइट आता है जिसमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गोकू, सुप्रीम काय, लिया और एंजल वादोस तीनों को बुलाया गया था। इसके बाद हम ज़ेनोसामा के पैलेस में आते हैं जहाँ पर ये मीटिंग चल रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सुप्रीम काय और एंजल्स होते हैं। सभी ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा के सामने अपना सर झुकाए बैठे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर पाइकॉन भी है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मीटिंग की शुरुआत करते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि अब हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करने वाले हैं जो कि अभी तक हमारे पास है। हमारी जो सेलेस्टियल मेजेस के साथ ये पूरी लड़ाई थी उसका ये पूरा आउटकम है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से एक चुटकी बजाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन आ जाती है और उस स्क्रीन के अंदर हमें ब्राजिन दिख रही होती है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये है ब्राजिन, द ग्रेट मेज ऑफ सील्स। इसने यूनिवर्स 7 के जूनो द ऑल नोइंग बीइंग को किडनैप कर लिया है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हेलिस ये देख के हैरान होती है कि आखिर एक लड़की इतनी ज़्यादा भद्दी कैसे हो सकती है। ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद दूसरी स्क्रीन दिखाते हैं और बोलते हैं ये है लॉडर, द ग्रेट मेज ऑफ सील्स। ने उन दोनों बीइंग्स को किडनैप करने की कोशिश करी जो कि माजिन बू की पावर से आज़ाद हो चुके हैं, यानी कि बू और ऊब, पर बीरस उसे रोकने में कामयाब रहा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये है ज़ोर्की, द ग्रेट मेज ऑफ इल्यूशंस। ये प्राइमोर्डियल बीस्ट कालीमोर को यूनिवर्स 11 से बाहर ले जाने में कामयाब हो गया। टायरा, द ग्रेट वॉरियर मेज, ये प्राइमोर्डियल बीस्ट हैज के ककून को लिकर से दूर ले जाने में कामयाब हो गई। और ओडिसू, द ग्रेट मेज ऑफ एलिमेंट्स, ये प्राइमोर्डियल बीस्ट हीरो के ककून को सन गोकू से चुराने में कामयाब हो गया। और आखिरकार सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी तबाह कर दिया। हम देखते हैं कि कैसे सुपर ड्रैगन बॉल्स को तबाह किया गया था और अब सिर्फ उसके टुकड़े बचे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद बोलते हैं कि पर हम लोग हर जगह हारे नहीं हैं। सेलेस्टियल गार्डियंस जनेम्बा के ककून को रिकवर करने में कामयाब हो गए। हम देखते हैं कि पाइकॉन कैसे जनेम्बा के ककून को ले जा रहा होता है। यही नहीं, सेलेस्टियल गार्डियन एंडोर भी माजिन बू के ओरिजिनल ककून को रिकवर करने में कामयाब रहे। और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बीरस ने उन दोनों बींग्स को भी बचाया जिनमें माजिन बू की आज़ाद की हुई पावर है। हम देखते हैं कि कैसे बीरस ने ऊब को बचाया था। बीरस अपनी बड़ाई सुन के एकदम से हंसने लग जाता है। बीरस बोलता है कि अरे ज़रा ये देखो, मेरे कलीग्स मेरे एटीट्यूड और मेरे काम के लिए मुझे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर असल में मैं वो इकलौता गॉड हूँ जिसने अपना काम सही तरीके से किया है। हम देखते हैं कि हारे हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, लिकर, बेलमोड और गोकू तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है अपनी ही हार पर। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि अब जब मैंने आप लोगों को पूरी सिचुएशन बता दी है तो मुझे लगता है कि आप लोग इस पूरी सिचुएशन को समझ गए होंगे और हमारे बीच मिस्टर पाइकॉन भी हैं, ताकि आपके मन में अगर कोई भी डाउट आए तो ये उसे क्लियर कर सकते हैं। पाइकॉन बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर किसी को अच्छे तरीके से इन्फॉर्म कर सकूं जो भी उनके मन में डाउट आए उसके बारे में। यूनिवर्स 1 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आयवन सबसे पहला सवाल पूछता है और बोलता है, मिस्टर पाइकॉन, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं असल में ये जानना चाहता हूँ कि सेलेस्टियल मेजिस आज़ाद कैसे हुए। मेरा मतलब है सेलेस्टियल गार्डियंस ने ना जाने उन्हें कितने सालों से कैद रखा हुआ था, तो आखिर अब ऐसा कैसे हो गया। यूनिवर्स 2 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, आपने कहा था कि गार्डियंस पे उस समय हमला हुआ जब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे, उससे आपका क्या मतलब है। पाइकॉन जवाब देते हुए बोलता है कि इस चीज़ को तुम अच्छे तरीके से समझ पाओ इसीलिए मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि 5 ग्रेट सेलेस्टियल मेजेस ने सीलिंग किस तरीके से करी थी। उस लड़ाई के दौरान उनकी असीम ताकत और उनकी महान मैजिक ट्रिक्स की वजह से हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया था। मैं, जो कि उस समय यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, मैं किसी तरीके से उन लोगों पर बहुत ही एडवांस सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया, पर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसकी कीमत थी मेरी पूरी की पूरी लाइफ फोर्स, यानी कि मुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ना जाने कितने सालों पहले उन मेजेस ने हमारे रैल्म पे अटैक कर दिया था। वो यहाँ सिर्फ तबाही मचाने आए थे ताकि वो 5 महान प्राइमोर्डियल बीस्ट के ककून्स को पा सकें। सभी गॉड्स को एक साथ मिलना पड़ा ताकि वो उन्हें हराने की कोशिश कर सकें, पर गॉड्स के मुकाबले सच में उनकी ताकतें बहुत ज़्यादा थीं। मैं 5 महान सेलेस्टियल मेजेस को सील करने में कामयाब रहा, पर जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, किसी भी चीज़ को सील करने के लिए कंटेनर की ज़रूरत होती है ताकि जिस चीज़ को सील किया जाना है उसे रखा जा सके। ये 5 बीइंग्स जिनके पास असीम ताकत थी, इन लोगों को सील करने के लिए हमने एक बॉक्स बनवाया सुपर ड्रैगन बॉल्स की ताकत से। हम देखते हैं कि सुपर शेनरॉन एक विश ग्रांट कर रहा होता है। सुपर शेनरॉन के चेहरे के सामने अचानक से एक सीलिंग बॉक्स आ जाता है
जो उसकी ताकत से बना हुआ है। पाइकॉन बोलता है कि इस बॉक्स को हम लोगों ने सीलिंग बॉक्स कहा, जो कि एक बहुत ज़्यादा मजबूत मैजिकल कंटेनर है। सीलिंग बॉक्स और मेरी टेक्निक की मदद से मैं उन मेजिस को कैप्चर करने में कामयाब रहा और आखिरकार ज़ैनो का रैल्म उस बहुत ही बड़े खतरे से निकलने में कामयाब रहा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू एकदम से अपना हाथ उठाता है और बोलता है, मिस्टर पाइकॉन, मेरा एक सवाल है। जब आप सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर ही रहे थे मेजिस को हराने के लिए, तो आपने सिंपली सुपर शैनरॉन से ये विश क्यों नहीं मांग ली कि वो हमेशा हमेशा के लिए उन लोगों को गायब कर दे या ऐसा ही कुछ? क्या वो और ज़्यादा आसान नहीं रहता? पाइकॉन जवाब देते हुए बोलता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। गोकू बोलता है कि पर क्यों? सुपर शैनरॉन तो कुछ भी कर सकता है ना। पाइकॉन बोलता है कि थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये बात सही है कि सुपर शैनरॉन कुछ भी कर सकता है, पर सुपर ड्रैगन बॉल्स के इस्तेमाल के लिए भी कुछ रूल्स हैं। मैं इस वक्त डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इस वक्त वो हमारी मीटिंग का फोकस नहीं है, पर अगर मैं तुम्हें कम शब्दों में समझाऊं तो जब से सुपर शैनरॉन की ताकतों का इस्तेमाल ज़राट को सील करने के लिए हुआ है, तब से ज़लामा ने ऐसा करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दिया है। क्रिएटर ऑफ सुपर ड्रैगन बॉल्स ने कहा है कि इन ऑर्ब्स का इस्तेमाल डायरेक्टली उन विशेष में बिल्कुल भी नहीं होगा जिस विश में दूसरे रैल्म के बीइंग्स इन्वॉल्व होंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है कि इससे आपका क्या मतलब है? पाइकॉन बोलता है कि अगर तुम्हें सिंपली मैं समझाऊं तो ज़राट की हार के बाद से ही सुपर ड्रैगन बॉल्स में दूसरे रैल्म के बीइंग्स और लोकेशंस के ऊपर कोई भी डायरेक्ट पावर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सुपर शैनरॉन कुछ भी क्रिएट, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर कर सकता है ज़ैनो के रैल्म से बिलोंग करने वाली हर चीज़ को, पर उन चीज़ों के बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता जो चीज़ें डायरेक्टली दूसरे रैल्म से बिलोंग करती हों। और इसी रूल की वजह से हम लोग सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उन मेजिस को डायरेक्टली सील करने के लिए या फिर मारने के लिए या फिर इससे मिलता जुलता कुछ। तो हमने सुपर शैनरॉन से एक ऐसा ताकतवर कंटेनर मांगा जो कि हमें पता था कि उन्हें सील करने में कामयाब रहेगा। तभी हम वादोस को देखते हैं। वादोस बोलती है, लॉर्ड गोकू, मैं सुपर ड्रैगन बॉल से जुड़े हुए सभी रूल्स के बारे में आपको बाद में बता दूंगी। फिलहाल के लिए मिस्टर पाइकॉन को कंटिन्यू करने दीजिए जो भी वो बोलना चाहते हैं। गोकू वादोस का इशारा समझ जाता है कि वो उसे चुप रहने के लिए बोल रही है। गोकू बोलता है, ठीक है। पाइकॉन इसके बाद बोलता है कि सीलिंग बॉक्स ने अपना काम पूरा किया और हम लोग मेजिस को उनमें कंटेन करने में कामयाब रहे, पर उन मेजिस की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि हमारा कंटेनर लगातार प्रेशर में रहता था और जैसे जैसे समय बीत रहा था हमारी बॉक्स की ताकत लगातार कम होती जा रही थी। जब हमने सुपर शैनरॉन से वो विश मांगी थी तब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये मेजिस इतना ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पर कि वो ऑब्जेक्ट अपनी ताकत को लूज़ करना शुरू कर दे। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि हमने उस समय सुपर शैनरॉन से एक इन्फिनिटली एनर्जाइज बॉक्स को नहीं मांगा था। गोकू एकदम से बोलता है कि ये तो बहुत आसान है, आप लोग सुपर शैनरॉन से बस ये मांग सकते हैं कि वो सीलिंग बॉक्स को इन्फिनिट एनर्जी देना शुरू कर दे। हम देखते हैं कि कायोशिन को गोकू की बात पे गुस्सा आ रहा होता है, पर हम देखते हैं कि पाइकॉन तभी हंसता है। वो बोलता है कि ये भी पॉसिबल नहीं था। गोकू चौंक कर बोलता है कि लगता है मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ गलत है। पाइकॉन बोलता है कि दो वजह हैं जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते थे। सबसे पहली ये कि सेलेस्टियल मेजिस के सीलिंग बॉक्स में कैद होने के बाद अगर हम कोई भी विश मांगते सीलिंग बॉक्स को और ज़्यादा ताकत देने की तो वो डायरेक्टली सेलेस्टियल मेजिस के खिलाफ मांगी हुई विश की तरह काउंट होता, इसीलिए सुपर शैनरॉन उस विश को ग्रांट नहीं करता। और दूसरी वजह यह है कि मेजिस के कैद होने के बाद सीलिंग बॉक्स हमारे सेलेस्टियल मेजिस का एक रैलिक बन गया और हम सभी लोग जो कि सेलेस्टियल वर्ल्ड में रहते हैं वो सातों रैल्म से बिलोंग नहीं करते। जिस तरीके से सुपर शैनरॉन से मांगी हुई कोई भी विश हम पे काम नहीं करेगी, उसी तरीके से हम लोग सुपर शैनरॉन की ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ड्रैगन बॉल सिर्फ ज़ैनो के रैल्म के लिए और ज़ैनो के रैल्म के अंदर ही काम करती है। गोकू इस बात को सुन के बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है कि तो फिर आप लोगों ने क्या किया? पाइकॉन बोलता है कि हम गार्डियंस ने एक और सेकंड टाइप का मैजिकल ऑब्जेक्ट बनाया, द बैटरी बॉक्स। इस स्पेशल बैटरी बॉक्स को हमारी ताकतों से चार्ज किया जाता था और इसके बाद इसे सीलिंग बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता था। जब बैटरी बॉक्स को पूरी तरीके से पावर से भर दिया जाता था और इसके बाद उसे सीलिंग बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता था तो वो सीलिंग बॉक्स की ताकतों को रिन्यू कर देता था और उससे वो सीलिंग बॉक्स हज़ारों सालों तक अच्छे तरीके से चलता रहता था। पर इसके बाद हमेशा ऐसा समय आना तय था जिस समय बैटरी बॉक्स की ताकत ख़त्म होने वाली होती थी और जब भी ये समय आता था तब ऑलमोस्ट सभी सेलेस्टियल गार्डियंस जो कि एक तरीके से बहुत ही पावरफुल डिएटीज़ हैं तो वो सभी इकट्ठा होते थे इसे चार्ज करने के लिए। पर इसकी रिचार्जिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा ताकत को डिमांड करती है और जो भी देवता इसे चार्ज करने के लिए पार्टिसिपेट करता है उसे पूरी रिकवरी में कई दिन लग जाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब भी बैटरी बॉक्स को चार्ज किया जाता था तब सभी सेलेस्टियल गार्डियंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते थे। हेलीज इसके बाद चौंक कर बोलती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप लोगों पे अटैक करने का कोई भी आइडियल मोमेंट होगा तो यही मोमेंट होगा। पाइकॉन बोलता है, बिल्कुल सही, पर ऐसा नहीं है कि हमें इस बारे में नहीं पता था या फिर हमने इसे रोकने के लिए कोई तरीका ना ढूंढा हो।
हमारा सबसे पहला तरीका ये था कि सभी गार्डियंस कभी भी इस रिचुअल में एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इसका मेन गोल ये था कि हम में से ऐसे कुछ लोग ज़रूर होने चाहिए जिनके पास उनकी पूरी ताकतें हों। और इसके बाद दूसरा सिक्योरिटी मेजर ये था कि सेलेस्टियल गार्डियंस के अलावा कोई भी इस दिन के बारे में नहीं जानता था। वो दिन या समय जिस दिन ये रिचुअल होना होता था उसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता था। क्विटेला इसके बाद सोचकर बोलता है कि इस समय जिस समय आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, अगर उस समय कोई आप लोगों पे अटैक करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बीच में ज़रूर कोई धोखेबाज है। पाइकॉन शर्म से अपनी आंखों को झुका लेता है और बोलता है कि बिल्कुल सही, अटैकर ने अपना काम उसी समय चालू कर दिया जब गार्डियंस कमज़ोर हो चुके थे। उस ट्रेटर का इंटेंशन ये था कि बैटरी बॉक्स के चार्ज होने के बाद उसे किसी भी तरीके से सीलिंग बॉक्स के अंदर ना डालने दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता तो वो बैटरी बॉक्स उस सीलिंग बॉक्स के अंदर इस तरीके से फिक्स हो जाता कि उसके डिस्चार्ज होने से पहले उसे किसी भी तरीके से निकाल पाना इम्पॉसिबल होता। सभी एविडेंस के हिसाब से यही समझ आता है कि सेलेस्टियल फोर्ट्रेस के अंदर एक बहुत ही महान बैटल हुई थी जिसमें हमारे मास्टर एंजेन मिशन को कंप्लीट करने के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए थे, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते उन्हें मार दिया गया। रूबशी पूछता है कि आप इस तरीके से बोल रहे हो जैसे कि आप वहाँ पर थे ही नहीं। पाइकॉन बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सच में वहाँ पर नहीं था। मैं और 2 दूसरे गार्डियंस, हम लोगों ने इस रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं किया। हम लोग सेलेस्टियल फोर्ट्रेस के बाहर थे जिस समय ये अटैक हुआ। हम लोग किसी और मिशन को पूरा कर रहे थे और इस वक्त सिर्फ हम तीनों ही सेलेस्टियल गार्डियंस हैं जो कि बचे हुए हैं। म्यूल इसके बाद अपने सुप्रीम काय और एंजल से कुछ कहता है। एंजल कंपारी बोलता है कि लॉर्ड म्यूल पूछ रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो गया कि अटैक के समय आप तीनों ही लोग वहाँ पर नहीं थे। लॉर्ड म्यूल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आपको पता हो कि वो कौन सा गार्डियन था जिसने आप लोगों को धोखा दिया था। पाइकॉन बोलता है कि मेरा और बाकी दोनों गार्डियंस का वहाँ पर ना होना जिस समय अटैक हुआ था ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से 4 गार्डियंस इस रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ताकि हम 4 लोग अपनी पूरी ताकत को मेंटेन कर सकें। रिचुअल शुरू होने से कुछ ही देर पहले कोइंसिडेंटली अचानक से ही 3 इमरजेंसी मिशन आ गई जिसकी वजह से हम तीनों को वहाँ से जाना पड़ा। सीड्रा बोलता है चलो मैं गैस करता हूँ, जिस चौथे गार्डियन ने इस रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं किया वही तुम्हारा ट्रेटर है। पाइकॉन बोलता है बिल्कुल सही, हम सभी सेलेस्टियल गार्डियंस बाकी सभी गॉड्स की तरह जो कि सेलेस्टियल वर्ल्ड में जाते हैं, उन सभी का ओरिजिन बाकी 7 रेल्म से ही होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरा जन्म ज़ैनो के रेल्म में हुआ था और ये दूसरा गार्डियन जिसे हम ट्रेटर बोल रहे हैं इसका जन्म ज़राट के रेल्म में हुआ था। अराक को ये बात सुनते ही गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने एक ऐसे सेलेस्टियल गार्डियन को वहाँ पे छोड़ दिया, वो भी पूरी ताकत के साथ, जो कि ज़राट के रेल्म से ही बिलोंग करता था, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा सेलेस्टियल मेजिस और ज़राट को आज़ाद कराने में। पाइकॉन एक स्माइल के साथ बोलता है कि ये बिल्कुल भी एक ऐसा डिसीजन नहीं है जो कि मैं लेता, पर हमारे मास्टर एंजेन वो बहुत ज़्यादा प्योर इंसान थे। वो अपने सभी सबऑर्डिनेट्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और जिस गार्डियन के बारे में हम बात कर रहे हैं ये हमारे कामों में सबसे ज़्यादा डिवोटेड था और ये हमारे सेलेस्टियल गार्डियंस का ही पार्ट है। ना जाने कितने हज़ारों सालों से, इतने सालों से अपना काम इतने डिवोशन के साथ करने की वजह से उसने ऑब्वियसली हमारे मास्टर का ट्रस्ट गेन कर लिया था। साथ ही साथ काफ़ी सारे गार्डियंस भी उस पर पूरा ट्रस्ट करते थे। मुझे नहीं लगता कि हमारे मास्टर के दिमाग में ये बात आई भी होगी कि ये गार्डियन हमें धोखा दे सकता है। लिकर पूछता है कि पर क्या इस अकेले गार्डियन ने बाकी सभी गार्डियंस को अकेले हरा दिया होगा? मेरा मतलब है कि मैं जानता हूँ कि बैटरी बॉक्स को रिचार्ज करने के बाद आप लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, पर इसका मतलब क्या ये है कि आप लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं? पाइकॉन बोलता है कि पर्सनली मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि एक अकेला गार्डियंस बाकी सभी को हरा सकता है, चाहे बाकी सभी कमज़ोर ही क्यों ना हो गए हों। असल में ये कैसे हुआ होगा इस बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अगर मुझे इस बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई पक्का आंसर नहीं है। अगर इस बारे में तुम मेरा ओपिनियन पूछो तो मैं इस पार्ट को स्किप करना चाहूँगा जहाँ पर हम सिर्फ गैस करते रहें कि क्या हुआ होगा, और मैं सीधा उस पार्ट पे जाना चाहूँगा जिन पार्ट्स के बारे में हमारे पास सही जवाब हैं। लिकर बोलता है नहीं मिस्टर पाइकॉन, मैं इस बारे में आपसे एग्री नहीं करता। मैं आप सभी सेलेस्टियल गार्डियंस की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में और ज़्यादा सुनना चाहूँगा। तभी हम दोनों ज़ैनोसामा को देखते हैं। एक बोलते हैं कि ये बात काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है और बहुत ज़्यादा बोरिंग होती जा रही है, मैं इसे ज़रूरत से ज़्यादा लंबा नहीं होने देना चाहता। दूसरे ज़ैनोसामा बोलते हैं कि मैं भी, सिर्फ उस बारे में बात करो जो ज़रूरी है। हम देखते हैं कि लिकर जैसे ही ज़ैनोसामा की आवाज़ सुनता है वो एकदम से डर जाता है। वो बोलता है कि मेरी सजेशन के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा ग्रेट ज़ैनो। तभी हम बीरस को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि तो ये लो, मेरे पास एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। जो मेज धरती पर मेरे यूनिवर्स में आया था, मुझे बताओ कि वो टैरन की तरह क्यों दिख रहा था? और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास मेरे बारे में कुछ मेमोरीज भी हैं। तुमने अभी बोला कि मिस्टर टैरन मारे गए जब सेलेस्टियल गार्डियंस पर अटैक हुआ था, तो इस बारे में तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ
कि शुरुआत से ही तुम मुझे पसंद नहीं हो पाइकॉन, तो अच्छा रहेगा कि तुम मुझे एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दो इस बारे में कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि मेरे दुश्मन के पास जो अपीयरेंस और मेमोरीज़ हैं वो मेरे मास्टर की हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार हमें पता चल चुका है कि सेलेस्टियल मेजिस आखिरकार आज़ाद कैसे हुई, पर क्या पाइकॉन अभी भी कुछ छुपा रहा है, इस बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।